वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल अकॉर नॉलेज दिस इज जागृति। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो रहने वाला है हमारा दैट इज़ पार्ट 12 एंड ये जो है हमारा वीडियो पार्ट 12 रहने वाला है। एंड इससे प्रीवियस की वीडियोस अगर आपने ना देखे हों दैन यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। सो फ्रेंड्स, जो ये जो हम लोग ये पढ़ते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अगर आप ऑल स्टेट CHO एम्स CSSP STPGI RUHS ISEC IGNOU RRB या पोस्ट से या जो भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है आपको ये क्वेश्चंस जो हम लोग हर एक वीडियोस में पढ़ते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। एंड ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आज का वीडियो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ग्लाइकोस्यूरिया अकर्स व्हेन द वेनस ब्लड ग्लूकोज एक्सीड। सो एक क्वेश्चन में पूछा है ग्लाइकोस्यूरिया होता है जब आपका वेनस ब्लड ग्लूकोज जो है एक्सीड होता है तब ग्लाइकोस्यूरिया अकर होता है। सो वेनस ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो कितने से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, वेनस ब्लड ग्लूकोज जो है एक्सीड होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन 140-150 mg/dl, 150-160 mg/dl, 160-170 mg/dl या फिर 170-180 mg/dl। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं जो ग्लाइकोस्यूरिया मीन्स होता है ग्लाइकोस्यूरिया मीन्स होता है एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। यूरिन में जो है एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन दैट इज़ ग्लाइकोस्यूरिया। सो ग्लाइकोस्यूरिया जो है अगर एबनॉर्मल अमाउंट है ग्लूकोज का यूरिन में तब ग्लाइकोस्यूरिया अगर होता है। एंड इट इज़ फाउंड व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है एक्सीड हो जाता है तब ये फाउंड होता है। एंड अबाउट 180 mg/dl, 180 mg/dl से 180 mg/dl ऑफ ब्लड से अगर ज़्यादा हो जाता है तब जो है ग्लाइकोस्यूरिया अकर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ इट इज़ 180 से जब ज़्यादा हो जाता है तब क्या हो जाता है, ग्लाइकोस्यूरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट नीडल साइज़ फॉर इंसुलिन इंजेक्शन इज़। जो एप्रोप्रिएट नीडल साइज़ होता है इंसुलिन इंजेक्शन के लिए, तो जो एप्रोप्रिएट नीडल साइज़ होती है इंसुलिन इंजेक्शन के लिए, सो फर्स्ट ऑप्शन 18 गॉज 1.5 लॉन्ग एंड 22 गॉज 1 लॉन्ग एंड 22 गॉज 1.5 लॉन्ग, 22 गॉज 5/8 लॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी दैट इज़ 25C 5/8 लॉन्ग। सो जो इंसुलिन जो सिरिंज होती है, मोस्ट इंसुलिन सिरिंज होती है हैव अ मोर देन 25 गॉज, 25 गॉज से ज़्यादा 25 मोर देन 25 गॉज होती है। मेनली जो होता है वो 27 to 29, जो मेनली क्या रहता है 27 to 29, ठीक है। निडल दैट इज़ अबाउट 5/8 और मेनली जो है लॉन्ग कितना रहता है 1/2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एप्रोप्रिएट रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। सो जो एप्रोप्रिएट रूट होता है इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के लिए वह कौन सा है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रावेनस है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट रूट पूछा है इंसुलिन एडमिनिस्टर करने का। सो एप्रोप्रिएट रूट कौन सा होता है इंसुलिन एडमिनिस्टर करने का, दैट इज सी इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन सबक्यूटेनियस जो है इंसुलिन को एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट मीन ग्लूकोज लेवल्स। जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, सो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट जो होता है मीन ग्लूकोज लेवल। सो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है क्या है, सो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को हम ऐसे HbA1c से भी लिखते हैं, तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन एंड तो ऐसे भी हम डिनोट करते हैं। एंड जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन मीन्स होता है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है वो हीमोग्लोबिन में बाउंड होता है।
सो कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो हीमोग्लोबिन में कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बाउंड होता है, दैट इज़ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। एंड जो नॉर्मल रेंज होती है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की, वो होती है नॉर्मल रेंज होती है 4 to 6% जो है नॉर्मल रेंज होती है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की। एंड ये गुड इंडिकेटर होता है ऑफ लॉन्ग टर्म ग्लाइकेमिक कंट्रोल। सो फर्स्ट option over 2 days, over 14 days, over 30 days, over 90 days. So correct option is over 90 days, over 90 days. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट में इनमें से कौन क्या है जो अवॉइड करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन थियोफाइलिन, टेब्यूटालाइन, प्रोपेरानोल एंड सल्ब्यूटामोल। सो जो कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि एस्प्रिन होती है, कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि एस्पिरिन होती है, एंड ओरल एंटीकोगुलेंट होती है, ओरल एंटीकोगुलेंट एस्प्रिन होती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है, एंड बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एंड प्रोपेरानॉल होते हैं, एंड टीसीए होता है, और टेट्रासाइक्लिन होते हैं। ये सब जो ड्रग्स होते हैं वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो होता है इंसुलिन का, इनको इंक्रीज़ कर देते हैं। इसलिए इन सब ड्रग्स को जो है डायबिटिक पेशेंट में अवॉइड किया जाता है। कौन कौन सी ड्रग होती हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो भी होते हैं, प्रोपेरानोल है, टीसीए है, एंड टेट्रासाइक्लिन है। ये सब ड्रग्स जो होते हैं वो अवॉइड किए जाते हैं इन द डायबिटिक पेशेंट। क्यों? क्योंकि ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो इंसुलिन का होता है उसको बढ़ा देते हैं। सो वही इस क्वेश्चन में पूछा है कि डायबिटिक पेशेंट में जो है कौन सा अवॉइड करना चाहिए। सो हम लोगों ने पढ़ा प्रोपेरानॉल जो होता है ये ड्रग अवॉइड किया जाता है इन द डायबिटिक पेशेंट, बिकॉज ये क्या करता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो इंसुलिन का होता है उसे इंक्रीज़ कर देता है। सो इसलिए प्रोपेरानॉल जो है वो अवॉइड किया जाता है इन द डायबिटिक पेशेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक्सप्लेन अ न्यू डायग्नोस्ड डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट दैट द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रीट। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरबिलिरुबिnemia. So correct option is V, that is hyperglycemia. So correct option hyperglycemia. So कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं एंड जो इंसुलिन इंजेक्शन होते हैं वो कि जो कि हाइपरग्लाइसेमिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। सो जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हाइपरग्लाइसेमिक को कंट्रोल करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। एंड कुछ जो होते हैं इंसुलिन इंजेक्शन भी यूज़ होते हैं। तो जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं ड्रग्स, इनमें से जो कि टेकन बाय माउथ टू कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, जैसे कि सच एज एग्जाम्पल में अगर देखें तो जो मेटफॉर्मिन होता है एंड ग्लाइमेपेरिडाइन होता है, एंड जो ऐसे ही ड्रग्स होते हैं पियोग्लेटाजोन होता है, एंड क्लोरोप्रोपामाइड होता है, ग्लाइपेसाइड होता है। सो ये ड्रग्स जो होते हैं वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं जो कि माउथ के थ्रू लिए जाते हैं एंड जो कि हाइपरग्लाइसेमिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड कुछ इंसुलिन इंजेक्शंस भी होते हैं जो कि हाइपरग्लाइसेमिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं इन द टाइप ऑफ फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो इस टाइप से इसमें ही पूछा है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसको ट्रीट करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे रहने में हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ अ 6 year old डायबिटिक चाइल्ड, अगर 6 year old डायबिटिक चाइल्ड है तो आर करेक्ट वाई डूइंग हिमसेल्फ।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, कौन सा एक्शन है जो कि 6 ईयर ओल्ड डायबिटिक चाइल्ड अगर है आर करेक्ट बाई डूइंग हिमसेल्फ, को अपने आप कुछ ऐसे करता है जिससे क्या करता है जो डायबिटिक चाइल्ड है वो खुद की एक्टिविटीज़ हिमसेल्फ अपने आप से करता है, ताकि कुछ एक्शंस लेता है जिससे क्या होता है डायबिटीज़ जो है कंट्रोल होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन is taking self-insulin, selecting foods for him, monitoring blood test, daily recording in urine, sugar chart. So जो बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है selecting food for him, अपने आप कुछ फूड्स को सिलेक्ट करता है, ऐसे फूड्स को सिलेक्ट करता है जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व क्रेनियल नर्व इन डायबिटीज़, जो क्रेनियल नर्व होती है जो कि डायबिटीज़ में इन्वॉल्व होती है, मोस्ट कॉमनली कौन सी क्रेनियल नर्व जो है डायबिटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज थर्ड क्रेनियल नर्व, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड जो क्रेनियल नर्व होती है वो इन्वॉल्व होती है डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस इज। सो वन ऑफ द एक्यूट कॉम्प्लिकेशन पूछा है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। सो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, या डायबिटिक फूड होता है, या डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। सो जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होते हैं एंड कुछ क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के। सो जो एक्यूट होते हैं, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होते हैं कुछ डायबिटिक मेलाइटिस के एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनमें से जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है, एंड हाइपरग्लाइसेमिक एंड हाइपरग्लाइसेमिक एंड हाइपर ऑसमोलर या नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, हाइपर ग्लाइसेमिक एंड हाइपोऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम भी हो जाता है, ये भी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है। एंड जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनके डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में CAD है, CBA है एंड CAD है, हाइपरटेंशन होता है एंड कुछ माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, न्यूरो रेटिनोपैथी होता है, रेटिनोपैथी होता है एंड कुछ डायबिटिक फूड्स भी होता है। सो कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन आते हैं एंड कुछ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कौन सा है डायबिटिक मेलाइटिस का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो थैंक यू so much for watching.